बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू रेगुलर क्लासेस एज वेल। अच्छा, ये आपकी सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है जी, और लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन में हमने क्या है कि बाइनरी ट्री है जिसमें 24 इंटरनल नोड्स हैं, तो आपने बताना है उसके एक्सटर्नल नोड्स क्या होंगे। अच्छा, मैं आपको शुरू में अब ये बात मजीद क्लियर कर दूं कि ये आपकी जो वीडियो है ये लेक्चर 1 से लेके 45 तक ही कंसिस्टेंट होगी, और ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी होगा जिसमें आपको इंशाल्लाह सारे सब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सेपरेट सब्जेक्टिव पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन एक्सेसिबल दैट पर्टिकुलरली वीडियो ऑफ द सब्जेक्टिव पार्ट। देखें जी, इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ये 12 दफा पेपर में रिपीट किया हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास 24 इंटरनल नोड्स है ना, तो एक्सटर्नल नोड मालूम करने का तरीका होता है एन। अगर इंटरनल नोड है तो उसमें प्लस कर दें 1। तो देखो यहाँ पे आप इसको प्लस करो 1 तो आपके पास जवाब आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला है। अब देखिए, ये फॉर्मूला है। अगर n इंटरनल एक्सटर्नल नोड्स हैं तो जो इंटरनल नोड्स होंगे, हाँ अब देखो ये क्या है, अगर n एक्सटर्नल नोड है तो जो इंटरनल नोड है वो देखो n+1 है। ठीक है, नहीं, ये इन्होंने गलत मार्क किया हुआ है। इसको पहले जरा ऊपर वाले को देख लो। ये देखो, हैंडआउट से दिखाऊं मैं तो ये आपके पास इंटरनल नोड्स हैं। अगर आपके पास n इंटरनल नोड्स हैं तो n+1 आपके पास जो है ना वो एक्सटर्नल नोड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये देखें, इंटरनल नोड्स 9 है तो उसमें आप प्लस कर दें 10 आ जाएगा। ये इंटरनल नोड्स होते हैं, और ये जो जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता वो एक्सटर्नल नोड्स होते हैं। ठीक है, अब ये भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको ये दिखा रहा है लेक्चर। अगर हम आगे करते हैं तो ये देखें, अब ये लाइन आप लोगों ने याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हाँ, ये अगला जो क्वेश्चन है वो इसी प्रॉपर्टी से पूछा गया कि अगर आपके पास n इंटरनल नोड्स हैं तो n-1 आपके पास इंटरनल नोड होगा, और जो n+1 है ना वो एक्सटर्नल नोड होगा। अब यहां पे देखो तो यही क्वेश्चन है। अगर इसको जरा मैं साफ सुथरा कर दूं, क्योंकि अगेन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके लिए, पहले डिस्ट्रॉय होगी है बाय मिस्टेक। तो ये देखें जी, हम इसको ओके, क्या कह रहा है कि अगर n एक्सटर्नल नोड्स हैं तो आपने इंटरनल नोड मालूम करने, तो इंटरनल नोड ये वाला है n-1, n+1 नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे देखो दोबारा से 56 है इंटरनल नोड, आपने एक्सटर्नल मान निकालना है तो 56 में प्लस कर दो 1 तो आपके पास 57। तो ये वाला आपके पास आंसर जो है वो राइट कंसीडर किया जाएगा। डिसजॉइंट सेट में जो यूनियन होता है वो कौन सा टाइम ऑपरेशन करता है जी? यूनियन हमेशा कांस्टेंट टाइम जो है वो गेट करता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। उसके आगे देखें, जो द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। याद रहे, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होता है ना, इसका मतलब होता है कि आप इक्वालिटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे देखें, 2 इक्वल है 2 के, तो ये इक्विवेलेंस है। देखो, इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप हमें ना इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बताएं या उसके नाम लिख के दें। तो देखो, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ पिक्सल, आप सबको एक दूसरे के बराबर रख सकते हो। बट ये जो लेस देन इक्वल है ना, ये इक्वल नहीं है। या आप कह रहे हो या तो लेस हो या बराबर हो, दो कंडीशंस आ गई ना, तो ये आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप नहीं है आपके पास। द डेटा ऑफ प्रॉब्लम 2 GB एंड द हार्ड डिस्क 1 GB। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है अगर आपके पास देखो 2 GB का डेटा है, जैसे मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो डेटा है ना जो मैंने स्टोर करना है वो 2 GB है, बट मेरे कंप्यूटर में जो कैपेसिटी है वो 1 GB है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, सिंपल इंक्रीज करूंगा अपने हार्ड डिस्क के साइज को। ठीक है, अगर मुझे डेटा ज्यादा स्टोर करना है तो मुझे अपनी हार्ड डिस्क के साइज को ऑब्वियसली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, और ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके आगे जनाब 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो देख लें जी, क्या है कि ट्रीज जो है ना रिकर्सिवली डिफाइन किए जाते हैं मल्टीपल डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर में। ये बात ट्रू है, इसको जरा याद कर लो। ये आपके शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं अगर रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट, यानी इस एमसीक्यूज के रेलिवेंट कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वो आपके, ये जो समझा रहा हूँ ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब जो ऑर्डर होता है किसी भी ट्री का, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ उसको अलाउ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
अब ये बात यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड, यहाँ पे आना था अनऑर्डर्ड। आपको बता भी दिया है विच इज कंसिस्टेंट ऑन पेज नंबर 335। अ सर्च ट्री इज अ स्पेशल टाइप। जो सर्च ट्री है ये एक स्पेशल टाइप है जहां पे तमाम तर वैल्यूज ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, ऑर्डर फॉर्म में नहीं होती हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन है। और नीचे वाला जो है, अगर कहता है कि आपके पास ट्री का साइज ग्रेटर है तो ऑब्वियसली आपके पास जो हाइट है वो भी ग्रेटर होगी, तो बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको जो पुरानी वीडियो है उसमें मैंने आपको ये बताया था, ये देखें जरा हम ट्री को कैसे बनाते हैं, जो कि ये आपका कंसिस्टेंट है आपके सब्जेक्टिव के ऊपर भी। ये देखो इस तरह से आपने ट्री को बनाना है, ठीक है। अगर वो कहता है कि आप मुझे हाइट या लेवल निकाल के दो, तो आपकी ट्री ना इस तरह बनती है, सिंपल सा। आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस तरह से ये आपका लेवल 0 होता है और ये आपका लेवल 1 होता है। तो ये लेवल को निकालने का तरीका है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है पेपर में, इसको याद कर लें, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेबल एडीटी। आपने बताना है ये जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, एडीटी स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसमें आपने बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग जो है ना वो तो देखो सॉर्टेड फॉर्म में ये इंप्लीमेंट होता है, लिंक लिस्ट में भी होता है, स्किप लिस्ट में भी होता है, बट स्टैक में नहीं होता। स्टैक क्या करता है, स्टैक एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरह क्यू डेटा स्ट्रक्चर ये फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जी। उसके आगे देख लें तो देखो सिंपल सा, अब ये क्या है, ये कहते हैं कंसीडर करो एक फॉलोइंग रे है 23 15 5 12 40 10 और 7। आपने फर्स्ट पास किया एक पर्टिकुलरली एल्गोरिदम, क्या 15 5 12 23 10 7 40। कहते हैं कौन सा एल्गोरिदम है यहाँ पे। देखो अब ये क्या किया आपने, आपने ना ये इंसर्शन किया है, आपने इंसर्ट किया है नोड, ठीक है। तो ये इंसर्शन सॉर्ट है। अब इसका पूरा ट्री है जो मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था, बट अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है ऑनेस्टली, तो मैं वो वीडियो देखूंगा, अगर मुझे मिली तो मैं आज जोड़ दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब सिंपल देख लें, आपने ना इंसर्शन टूल में चीजों को इंसर्ट करना होता है और बाकी होता है। आगे देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज लीस्ट एफिशिएंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्विक सॉर्ट है ना ये आपके पास लीस्ट एफिशिएंट है, जो कि फॉलोइंग एल्गोरिथम के थ्रू काम, ठीक है। इसको याद कर लो, जो लीस्ट एफिशिएंट है ना उस एल्गोरिथम का नाम होता है क्विक सॉर्ट, यानी आप क्विकली जो है चीजों को फाइंड कर सकते हैं। ये इसने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है, बट रेफरेंस की मुझे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। क्विक सॉर्ट इसका जवाब है, आई कंफर्म्ड। उसके आगे सपोज करें जी पॉइंटर हैज बीन डिक्लेयर। आपने एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया मेन पे, बट आप उसको असाइन नहीं करे किसी भी वेरिएबल को, तो वो आपको तंग करेगा, ठीक है। वो आपके मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाएगा, बट आपने उसको किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया, जो है पॉइंटर पॉइंट करेगा किसी भी मेमोरी एड्रेस को। वक्त ऐसा आएगा कि आपको कंपाइलर एरर जनरेट करके दे देगा, क्योंकि आपने किसी भी वैल्यू को असाइन नहीं किया। जैसे मैं कहता हूं a इक्वल्स टू, देखो मेरी मेमोरी में पड़ा हुआ है a इक्वल टू, बट क्या इक्वल टू वो उसे नहीं पता। तो ये आपको बता रहा है कि इस तरह का एक क्वेश्चन है कि आपने एक पॉइंटर है, उस पॉइंटर को आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो वो क्या करेगा, वो मेमोरी में जाके बस ऐसी फ्री खड़ा हो जाएगा, यानी फ्री चला, ठीक है। तो लास्ट वन इज द राइट ऑप्शन। उसके आगे जनाब, इफ वी इंसर्ट अ न्यू नोड इन एन एवीएल ट्री, अगर हम इंसर्ट करते हैं न्यू नोड को किसी भी एवीएल ट्री के, तो वो परफेक्टली बैलेंस होता है अगर वो क्या करे, अगर वो रोटेशन परफॉर्म। देखो याद रहे एवीएल ट्री में ना हमने 3 नंबरों के साथ काम करना है, 1 -1 0। अगर ये हाइट नहीं आ रही ना तो फिर आपको रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। कहता है अगर तो वो परफेक्टली बैलेंस है देन ओके, अदरवाइज वी विल नीड, हमें जरूरत पड़ती है टू कीप इन एवीएल, उनको एवीएल में लाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, रोटेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब आपकी मर्जी है, आप 1 रोटेशन परफॉर्म करें, आप बार बार रोटेशन परफॉर्म करें, रोटेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ लेवल, या आप नॉट, ये नहीं हो सकता, 2 रोटेशंस भी नहीं हो सकता, 1 रोटेशन आप परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास वो एवीएल ट्री नहीं है तो अब 1 रोटेशन कौन सी, वो मुख्तलिफ तरह की रोटेशन है जो हमने पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले तो आपके पास सिंगल रोटेशन है, फिर उसके आगे सिंगल लेफ्ट रोटेशन है, सिंगल राइट रोटेशन है, फिर डबल रोटेशंस आ जाती हैं। तो ये वो रोटेशंस के नाम है, ठीक है।
उसके आगे जनाब द वर्स्ट केस ऑफ डिलीट इन एवीएल, अगर आपने किसी भी वैल्यू को डिलीट करना है एवीएल ट्री से तो इससे रिक्वायर होगा रोटेशन इक्वल टू log n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 12 दफा रिपीटेड है, इसको आप लोग देख लें। अच्छा आगे देखें तो टू क्रिएट व्हाट वी लिंक द लास्ट नोड विद द फर्स्ट नोड, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में ना आप क्या करते हो, जो लास्ट नोड है ना उसको फर्स्ट नोड से मैच करते हो। अब मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज करें मैं आपको कहता हूं जी 11 14 और 23 इनको ना मुझे कन्वर्ट करके दें सर्कुलर लिंक लिस्ट में। देखो 11 के साथ कनेक्ट है 14, तो 11 में लिखा, इसको कनेक्ट करवाया 14 के साथ, 14 कनेक्ट किसके साथ 23, चूंकि सर्कल पूरा करना है तो ये देखो 23 लास्ट था वो पहले नोड के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट इसका राइट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। द नेक्स्ट वन, आई हैव इंप्लीमेंटेड द क्यू। क्यू का मतलब होता है जो फीफो के ऊपर काम करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी एग्जांपल मैंने आपको अपने लेक्चर्स में यूं दी हुई है कि आप जाते हैं किसी भी स्टोर पे या किसी भी बैंक पे, अब आप मुझसे पहले गए हैं तो आगे मैं आपसे बाद में आया हूं, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर किसी भी सर्कुलर अरे में अगर काम करती है और कहता है अगर उसके n एलिमेंट्स हैं तो आप बताओ कि उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा, तो उसका लास्ट इंडेक्स होगा ये वाला, लास्ट प्लस वन मोड यानी परसेंटेज n। तो ये सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लें। फीफो के लिए अगर n एलिमेंट्स है तो लास्ट इंडेक्स उसका ये वाला होगा, इसको याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन जनाब, बाय यूजिंग व्हाट वी अवॉइड द रिकर्सिव मेथड। हमें रिकर्सिव मेथड किसके ऊपर वो अप्लाई करना होता है, विच इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन एज वेल। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री में आप ना अवॉइड करते हैं रिकर्सिवनेस से, रिकर्सिवनेस का मतलब बार बार रिपीट होने से, तो थ्रेड बाइनरी ट्रीज का यहाँ पे राइट ऑप्शन है। द बाइनरी ट्री कैन बी ट्रावर्स, बाइनरी ट्री को आप ट्रावर्स कर सकते हो यूजिंग थ्रेड कैन बी डन बाय बीएसटी। बीएसटी का मतलब है बाइनरी सर्च ट्री। ये प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वीडियो आपकी कंसिस्टेंट है प्रैक्टिकल और आपके थ्योरेटिकल दोनों की। याद कर लें ये दोनों के लिहाज से ये वीडियो जो है वो बनाई गई है या इस रेगुलर क्लास को डिजाइन किया गया, तो मेक श्योर थ्योरेटिकल का इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपके मेनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री होता क्या है, तो देख लो ये जो है ना मेरे पास जिसके हर पेरेंट के आगे 2 चाइल्ड होंगे वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। जैसे आप ये देखें ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि हर पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं। तो बॉटम लेवल फील्ड होता है टॉप टू लेफ्ट टू राइट, सॉरी देखें इस तरह से लेफ्ट से राइट तरफ। ये जो पहला नोड होता है इसे पेरेंट कहते हैं और ये जो बाद वाला नोड है इसको रूट कहा जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इसका राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हुफमैन इनकोडिंग। हुफमैन इनकोडिंग क्या काम करता है, ये आपके डेटा को कंप्रेस करता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको यूं इसकी एग्जांपल में पीछे भी दी थी या अब फर्दर आपको दोबारा दे रहा हूं कि देखो आपके पास ना 100 MB की फाइल है बट मैंने इसको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया तो वो सेंड हुई जी 670 MB की, तो मेरा डेटा कंप्रेस हो गया। तो डेटा कंप्रेस की जो टेक्निक होती है ना उसे हम लोग कहते हैं हुफमैन इनकोडिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन गलत ये वाला है, कहता है इट इज नो मोर देन एनी कंप्रेस। कहता है ये कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, चूंकि वो कहता है मुझे गलत स्टेटमेंट बताओ, चूंकि हम लोग इसे यूज ही कंप्रेस करने के लिए करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो किया जाएगा। अच्छा जी आगे कहता है अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट h है तो इसके नंबर ऑफ नोड्स की हाइट क्या होगी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि आपके 35-36 लेक्चर में है, वो होगी 2h + 1 - 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा और याद कर लें पेपर में आएगा। ठीक है, आगे देखें विच वाइल बिल्डिंग हुफमैन इनकोडिंग। जब आप हुफमैन इनकोडिंग ट्री को बिल्ड कर रहे होते हैं तो जो न्यू नोड है किसी भी रिजल्ट का वो ज्वाइन करता है 2 नोड्स के साथ। नोड्स का मतलब है नंबर्स के साथ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो जनाब इक्वल होगा आपके 2 यानी इक्वल द सम ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, ये एज इट इज आपके हैंडआउट से उठ के आ गया है, तो सिंपल आपने इसको यानी इसको रट्टा लगाना है, सिंपल बात है। तो
द नेक्स्ट वन जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिगार्डिंग स्किप लिस्ट। स्किप लिस्ट आपने बताना है कि ऐसी कौन सी बात है जो ट्रू नहीं है। तो स्किप लिस्ट जो है ना कंटेन होती है ओनली एन स्पेशल की पे, ये बात इसके खिलाफ, यानी ये ट्रू नहीं है। आपके पास स्किप लिस्ट में ना बहुत सारे नंबर कंटेन हो सकते हैं, बहुत, जिसमें प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी शामिल है। जैसे देखिए ये पहला वाला है, तो अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो वो एन नंबर्स के साथ नहीं काम कर सकता, क्योंकि इसमें अनफाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये वाली बात इसकी जो है वो अगेंस्ट है। नेक्स्ट देखें, each operator in a postfix expression refer to the previous dash operand। सबसे पहले पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। इसका मतलब होता है कि प्लस ए और बी। अब देखिए कितने आगे, दो आगे। इसका मतलब है कि आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए कितने ऑपरेंड्स की जरूरत है, ए और बी, दो ऑपरेंड की जरूरत है। इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस बी। तो अगर आप इस ऑपरेटर को पहले लिख देते हैं ना इस तरह, प्री के लिए भी आपको दो ऑपरेंड चाहिए, पोस्ट के लिए भी आपको दो ऑपरेंड चाहिए, और इन के लिए भी यानी इन फिक्स के लिए भी दो ऑपरेंड चाहिए। अब हम ये पोस्ट की बात कर रहे हैं तो दिस भी यहाँ पे आएगा ए। अगर मैं इसी को चले डिलीट कर दूँ आपके लिए, तो ये आपके पास पोस्ट फिक्स की एग्जांपल बनती है जिसके अंदर आपने प्लस यानी साइन डाला और ए भी आपके दो ऑपरेंड्स आएंगे। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो 2 इसका राइट ऑप्शन होगा कि आपको दो ऑपरेंड चाहिए, आपको बेसिक दो जो है वो चाहिए कि जिनकी मदद से आप जो है वो ए और बी में किसी भी ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 2 होगा। उसके आगे देखें, लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारे पास बेसिक इंप्लीमेंटेशन होती है क्यू क्लास की, वेयर डज द इंसर्ट नंबर, जहाँ पे आप नंबर को इंसर्ट करते हैं, फंक्शन प्लेस बाय द न्यू एंट्री ऑन द लिंक लिस्ट एट द टेल। अब आपके पास लिंक लिस्ट क्या होती है, ये आपके पास लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एंट्री कर दी है, देखें इस तरह से आप एंट्री करते जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये लिस्ट है। तो लिस्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी क्लास को एंटर करना चाहते हैं तो आप कैसे एंटर करेंगे, तो आप एट द टेल यानी कि उसके लास्ट पोजीशन पे एंटर करेंगे। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने एंटर किया पहला, आपको पहली चीज़ ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, करते 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 आप यहाँ पर आ गए। बस आपकी यहाँ लिस्ट फाइनलाइज होगी, आपको बाद में याद आया कि मुझे मस्जिद की चीज़ को ऐड करना था, तो आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे जो कि आपको नीचे बच गई है उसको यूटिलाइज करेंगे। तो एट द टेल जो होगा इसके यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैज़ एन n नंबर ऑफ नोड देन इट्स हाइट विल बी। ये बेसिक फार्मूला है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे याद पड़ता है कि आपके मिड टर्म में भी आया हुआ था। मिड टर्म से आपका जो सिलेबस होगा वो तकरीबन 20% आएगा, लेकिन 20% में सिर्फ 2 या 4 MCQs होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, log की पावर 2 n+1 और -1 इज द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है, अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री के पास n नोड्स होंगे तो उसकी हाइट आप कैसे फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, इस फार्मूले से कि आप log लेंगे और उसके साथ जो साइन आएगा यानी उसकी जो नीचे बेस आएगी वो 2 आएगी, और एट द एंड आप n+1 और -1 का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो बाइनरी सर्च इज एन एल्गोरिथम ऑफ सर्चिंग यूज्ड विद द डैश डेटा। जो बाइनरी सर्च है ये ऐसा एल्गोरिथम है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा को सर्च कर सकते हैं, लेकिन सॉर्टेड तरीके में। सॉर्टेड का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि हमने डेटा को इंसर्ट करना है और डेटा को हमने सीक्वेंस वाइज इंसर्ट करना है, लाइक ABCDEF। अब जिस तरह मैं आपके सामने यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ, अब फर्ज कर लें मुझे डेटा लिखना है जी वर्ल्ड का। अब देखिए वर्ल्ड का मैंने इस वर्ड्स को ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि ये मेरे लिए यूज़फुल है। इसी तरह से हमारा जो गूगल होता है वो हमारे लिए डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करता है जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप अगर यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक चलते हैं तो आपको यूट्यूब पे ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट वही वीडियो दिखाई जाती है जो कि सबसे ज़्यादा रैंक कर रही होती है। तो ये वो सॉर्टेड आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सॉर्टेड के अंदर हम जो है बाइनरी सर्च ट्री के एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे देखें तो ये देखें, कंसीडर कर लेंगे फॉलोइंग अरे है, और अरे याद रहे हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं।
अब 23 है, 15 है, 5 है, 12, 40 और 10। अब आपने क्या किया, आपने फर्स्ट पास की पर्टिकुलर एल्गोरिथम के मुताबिक, और अब आपकी जो अरे की वैल्यू है ना वो ये होगी 15, 5, 12, 23, 10, 7 और 40। तो ये क्या है, इसको अब इस एल्गोरिथम को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो बबल सॉर्टिंग है, यानी कि हमने डेटा को सॉर्ट कर दिया। अब डेटा को सॉर्ट हमने किया कैसे, यहाँ पे हमने इस एल्गोरिथम के मुताबिक हमने सबसे पहले वैल्यू को फर्स्ट पास किया, यानी कि आप कहेंगे कि वैल्यू को फर्स्ट पास किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के मुताबिक हम जब पास करेंगे तो वो बबल सॉर्टिंग का मेन कॉन्सेप्ट कहलाएगा या बबल सॉर्टिंग कहलाएगा। अब ये भी वही है, मिनिमम हीप देखें। अब बबल सॉर्टिंग को उसको हीप को या उस कॉन्सेप्ट से पहले आपने मिनिमम हीप का कॉन्सेप्ट अपने हैंडआउट्स के अंदर पढ़ा हुआ था। मिन हीप का मतलब ये है कि सबसे पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये आपके पास नंबर्स हैं। 10 है, 30 है, 20 है, इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आपने इसको सॉर्ट करना है। सबसे पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा। जिस तरह आप असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जा रहे हैं ना, जस्ट लाइक डैट। तो ये इसका मेन आंसर है 10, 30, 20, 31। यानी आपने ये देखना कि मुझे डेटा को अरेंज कहाँ पर करना है। अब इसका एक मेन कॉन्सेप्ट आपको तो ये हो गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी मेंटालिटी को ज़रा गौर से समझिएगा। अभी देखें, क्वेश्चन ये है कि आपने इंसर्ट करना है नोट 31, लेकिन याद रहे कि जब भी हम नोट को इंसर्ट करते हैं तो उसकी अरेंजमेंट ख़राब नहीं होनी चाहिए अरे की। अब ये देखें, 10 है, फिर 30 है, अब 20 है। अब 20 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा। अब यहाँ पे इसलिए 31 आ रहा है क्योंकि ये इसके नियरली इक्वल है या इसके नियरली बराबर है। अब बाकी देखें, सारा डेटा इससे बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये मिनिमम हीप के मुताबिक इसका जो मेन सिंटैक्स होगा वो ये होगा कि 10, 30, 20 और 31। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, इसी एल्गोरिथम में देख लें, अगर आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे। ये डेटा सॉर्टिंग है। लेकिन अगर आपने वैल्यू को ऐड करना है एक अरे के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप उसके नियरली इक्वल जो वैल्यू होगी उसके मुताबिक वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब इसको मैं आपको अगर ट्री की शक्ल में बना कर दिखाऊँ तो देखिए इस तरह हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जस्ट लाइक दैट। चूँकि पहला 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब आगे देखें, आगे क्या है, आगे आपका जो ट्री है ना वो आपके पास बनता है 30 और 20। अब जो 30 है वो कहाँ पर आएगा, राइट वाली साइड पर आएगा। अब राइट वाली साइड पे इसलिए आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, और जो 20 है वो इसके लेफ्ट वाली साइड पे आएगी क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। अब फर्दर देखें 31 है। अब 31 को हमने 20 से राइट वाली साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। अब ये 30 इससे बड़ी है तो इसलिए 31 हमने यहाँ पर लिखा। तो इसकी एक बेसिक वजह ये भी है। सो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन हियर। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखें, वी कैन बिल्ड अ हीप। आप हीप को बिल्ड कर सकते हैं इन डैश टाइम, लीनियर टाइम। आप जो बिल्ड होती है ना, हीप होती क्या है, हीप हमारे पास मेमोरी के एक टाइप है जिसमें हम अपनी मदद से हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो हीप को गेट कर सकते हैं। तो ये लीनियर टाइम है, लीनियर दफ़ा आप इसको कर सकते हैं। ओके, उसके आगे जनाब सपोज कर लें हमारे पास कोई हैश टेबल है जिसको हमने हैशिंग फंक्शन है जी n नोड 12, और हमारे पास जो भी नंबर है वो 35 है जो कि ऑलरेडी हैश टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड केस, आपने ये बताना है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर जो है वो हम स्टोर करेंगे विच वुड बी केस कोलिजन, यानी आप कोलाइड से आप पहली वैल्यूज़ को अवॉइड करेंगे। सिंपल एक न्यूमेरिकल है, इसकी वैल्यू 145 आएगी। ये आपके शायद हैंडआउट में हुआ होगा हैशिंग टेबल के अंदर। मेरे पास हैंडआउट इस टाइम ओपन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। बहरहाल इसको याद कर लें, 145 इज़ द राइट ऑप्शन है। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैक ऑपरेशन कुड रिजल्ट इन स्टैक अंडरफ्लो। आपने ये बताना है कि अगर मुझे स्टैक से अंडरफ्लो करनी वैल्यू, यानी मुझे स्टैक से वैल्यू को गेट करना है, तो क्या करूँगा, मैं पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। याद रहे, पुश का मतलब होता है स्टैक में वैल्यूज़ को डालना, यानी स्टैक में वैल्यूज़ को एंटर करना। अगर आप अंडरफ्लो और निकालना चाहते हैं वैल्यू को, आप चाहते हैं कि मैं इस वैल्यू को गेट कर लूँ, तो आप पॉप का जो है वो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और एक और होता है टॉप का, तो वो आगे जाके या मिड टर्म में हमने बात की थी कि अगर आपने किसी भी डायरेक्टली पॉइंट को एक्सेस करना है तो हम टॉप के मेन कॉन्सेप्ट के साथ खेलते हैं या मेन कॉन्सेप्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जो पॉप है इससे आप अंडरफ्लो कर सकते हैं स्टैक के कॉन्सेप्ट को या स्टैक की वैल्यूज़ को। उसके आगे जनाब, इट विल बी एफिशिएंट। क्या एफिशिएंट है आपके लिए, या एफिशिएंट होगा टू प्लेस स्टैक एलिमेंट्स,
क्या वो अपने स्टैक एलिमेंट्स को प्लेस करें एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, अपनी लिस्ट के स्टार्ट में, बिकॉज क्योंकि इंसर्शन और रिमूवल टेक्स अ डैश टाइम, कांस्टेंट टाइम। जो हमारे पास स्टैक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर अगर आप चीज़ों को, अगर आप नंबर ऑफ नोड्स को इंसर्ट कर रहे हैं या आप रिमूव कर रहे हैं, आपका हमेशा टाइम कांस्टेंट लगेगा, आपका हमेशा टाइम एक जैसा लगेगा। सो दिस वन इज़ राइट और दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है, तो कांस्टेंट इज़ द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे द वर्स्ट केस ऑफ डिलीशन इन एवीएल ट्री रिक्वायर्स, जो हमारे पास एवीएल ट्री को डिलीट करने का केस है, उसके अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड होता है या क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए हमें ज़रूरी होती है जनाब रिलेशनल इक्वल टू log 2n। ये जो log है ना, इसकी बेस 2 है और इसके अलावा जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो n है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ये भी याद करने वाला है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, लेकिन आपके पास ये हैंड नोट्स में ओरली फॉर्म में या रिटन फॉर्म में लिखे होंगे जिसको इसने मेन कॉन्सेप्ट के साथ समझाया होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो होगा इसका राइट कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री के अंदर एवरी नोड दैट डज नॉट हैव अ लेफ्ट चाइल्ड हैज़ अ थ्रेडेड टू इट्स। आपने ये बताना है कि थ्रेड बाइनरी ट्री के अंदर हर नोड का जो कि लेफ्ट चाइल्ड जो है जिसका नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर होता है। इन ऑर्डर का मतलब होता है, फर्स्ट कर लें जिस तरह हम ऑपरेटर की बात करेंगे ना, a प्लस बी, इस तरह इन ऑर्डर का मतलब होता है कि आपके पास लेफ्ट चाइल्ड नहीं है लेकिन आगे उसका राइट चाइल्ड अवेलेबल है, तो ये इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर यानी कम करने वाला, ठीक है। टू क्रिएट अ डैश, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो वही लिंक द लास्ट नोड, आप लिंक करेंगे किसी भी लास्ट नोड को फर्स्ट नोड के साथ इन द लिस्ट, तो ये सर्कुलर या सर्कुलेटरी लिंक लिस्ट कहलाता है। इसकी जो शक्ल होती है ना, वो इस तरह से होती है, जिस तरह ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। आपने आपस में इसको ना इस तरह ज्वाइन करवाया होता है, इस तरह से। अब आपस में ज्वाइन आप कैसे करवाते हैं, आपस में ज्वाइन आप इस तरह करवाते हैं कि इसके जो सर्कुलेशन फॉर्म होती है ना, ये कर नहीं रहा, मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो लास्ट नोड है ना, फर्स्ट कर लेंगे यही लास्ट है, अब ये फर्स्ट के साथ भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये सर्कुलेटरी लिंक लिस्ट है जिसके अंदर आप लास्ट नोड को भी फर्स्ट नोड के साथ जो है वो कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर या सर्कुलेटरी लिंक लिस्ट है, इसका राइट ऑप्शन कंसीडर जो है वो किया जाएगा। उसके आगे जनाब, बाय यूजिंग डैश, अगर आप यूज़ करेंगे किसको, तो हम अवॉइड करेंगे रिकर्सिव मेथड को बाइनरी या थ्रेडेड बाइनरी या ट्रावर्सिंग बाइनरी ट्री के अंदर, तो वो थ्रेड बाइनरी ट्री है। इसका मतलब ये होता है कि रिकर्सिव यानी बार बार वैल्यूज रिपीट ना हो, और इसकी एक शर्त ये भी लाजिम है कि जब भी आप थ्रेड बाइनरी ट्री की बात करेंगे तो उसके अंदर जो डिफरेंस होना चाहिए आपकी हाइट का, लेवल का, वो या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। तो ये 3 नंबर्स भी आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि बाय यूजिंग वर्ड कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे कि हम अवॉइड करेंगे रिकर्सिव मेथड को ऑफ अ ट्रावर्सिंग अ ट्री। क्या अगर हमने ट्री को ट्रावर्स करना है तो वो थ्रेड बाइनरी ट्री है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अरेज। आपने ये बताना है कि अरे के बारे में क्या चीज़ ट्रू है। वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ अरे, हम इंक्रीज कर सकते हैं साइज को अरे के आफ्टर द क्रिएशन, जब आप इसको क्रिएट कर लेते हैं बाय यूजिंग डायनामिक मेमोरी। आपने पता ना, आपको पता है डायनामिक मेमोरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपने मेमोरी को इंक्रीज करना है तो आप न्यू जो कीवर्ड है उसकी मदद से इंक्रीज भी कर सकते हैं, और अगर आपने मेमोरी को डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके, उसके आगे कुछ प्रैक्टिकल है, ये ज़रा गौर से समझिएगा। हेयर यहाँ पर एक अरे है 10 इंटीजर्स की, जिसमें देखें 5 है, 3 है, 8 है, 9 है, 170 और 626 वगैरह। अब आपने बताना है कि अरे आफ्टर द फर्स्ट iteration of min heap is in selection tool algorithm will be sorting from the smallest to largest। आपने ये करना है कि अब आपको खुद ही बता दिया इसने कि आपने smallest से largest की तरफ जाना है। अब आप इसमें देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, डेफिनेटली 0 है, 0 आ गया, ठीक है। उसके आगे देखें 1 है, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ये एल्गोरिथम बनाना है इस तरह का, यानी इस तरह। आपने पहले करना ये है कि आप वैल्यूज़ को या आप सिलेक्शन सॉर्ट के मुताबिक एक एल्गोरिथम तैयार करते हैं ट्री डेटा टाइप का। तो आप इस तरह बनाते हैं जिस तरह ये देखें इस तरह है।
अब आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब 0 से वैल्यू अगर बड़ी होगी तो वो राइट वाली साइड पे आएगी, छोटी होगी तो वो लेफ्ट वाली साइड पर आएगी। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये नहीं करना कि आपने 0 1 2 3 4 इस तरह मेमोरी को लिखना है। आप हमेशा ट्री बनाएंगे और ट्री के अंदर आप जो है वो सॉर्टिंग को देखेंगे कि हमने इस तरह से सिलेक्शन सॉर्टेड ट्री पर काम करना है। अब जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है 0, तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। उसके आगे देखें 3 है। अब यानी 0 के 2 पार्ट्स हैं इस तरह से, एक क्या है, एक 3 होगा और दूसरा 8 होगा। अब चूंकि 8 3 से बड़ा है इसलिए हमने इसको राइट वाली साइड पे लिखा, और जो 3 है ये छोटा है इसलिए हमने इसको लेफ्ट वाली साइड पे लिखा। ये काम यहाँ तक हो गया ट्रू। आगे देखें 3 के और 8, आगे 9 और 11 1 है, तो ये देखें 9 और 1, 9 आएगा यहाँ पे और 1 आएगा यहाँ पे। इस तरह आगे 7 और 5 है, तो 7 आपका आएगा यहाँ, सॉरी हाँ 7 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा। तो ये आप इस तरह से एक डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इस तरह से आप एल्गोरिथम का ट्री तैयार करते हैं, जिसके मुताबिक आपका ये वाला जवाब जो है वो बन जाएगा। अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने लेक्चर नहीं लिए हुए तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होगा, आप इसको रट्टा लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पेपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यूनियन आर डन, कब यूनियन जो है वो डन होता है बाय वेट द डेप्थ ऑफ एनी एलिमेंट इज नेवर ग्रेटर देन log 2n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपने ये बताना जब भी यूनियन जो है वो डन होता है हमारे वेट यानी साइज के ऊपर, तो इसकी जो डेप्थ होती है वो log 2n होती है। ये जो फार्मूलाज वाले क्वेश्चन है ना, ये तो मस्ट आपके पेपर में आते ही आते हैं, तो ये आपने मेक श्योर कि इसको अच्छी तरह पढ़ के जाना है या इसको अच्छी तरह देख के जाना है। उसके आगे व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कोलेजन, आपने ये बताना है कि जो बेस्ट डेफिनेशन है कोलेजन की हैश टेबल के अंदर क्या होगी। तो वो ये होगी कि दो एंट्रीज हैं विद डिफरेंट टाइप्स हैव द सेम हैश वैल्यू। दो एंट्रीज हैं और उनकी जो हैश वैल्यू है ना वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि दो एंट्रीज हैं जिसकी डिफरेंट वैल्यूज है और उसकी सेम हैश वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे हमें जो द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपने ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रू नहीं है मैज जनरलाइजेशन या मैज जनरेशन के मुताबिक। तो वो ये वाला है कि आप रिमूव करेंगे रैंडमली चूजन वॉल इफ द सेल इट सेपरेट आर ऑलरेडी इन द सेम सेट। यानी कि मैथ जनरलाइजेशन के मुताबिक या मैथ जनरेशन के मुताबिक आप जब रिमूव कर देंगे वो तमाम तर वॉल्स को जो कि आपके सेट से वैल्यू को सेपरेट करेंगी। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसीडर जो है वो किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान क्वेश्चन, प्लस प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, नहीं ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, ये गलत लिखा है उन्होंने। प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर। जिस तरह देखें ये ना यहाँ पे यूनरी भी हो सकता है और बाइनरी भी हो सकता है। मैं आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अगर आप लिखते हैं ना कि आई प्लस प्लस, अब इसका मतलब ये होता है कि ये बराबर है जी आई, यानी ये इसके बराबर होता है आई प्लस 1 के। तो ये देखें अगर आप ये सिंपल प्लस प्लस पूछा जा रहा है तो ये आपके पास यूनरी होगा, बाइनरी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाता है खाली अगर एक प्लस दिया जाता है दिस वन, तो ये है बाइनरी है क्योंकि इसको दो ऑपरेंड चाहिए लाइक ए प्लस बी। अगर आप खाली a प्लस लिखते हैं b नहीं लिखते तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने a में क्या जमा करना है। लेकिन b आ गया तो दिस मीन्स कि मुझे b की वैल्यू को a में जमा करना है। लेकिन अगर दो दफ़ा प्लस होगा तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यूनरी होगा, बाइनरी नहीं होगा। ये गलत लगाया हुआ इन्होंने, तो बाइनरी आपने नहीं लगाना, ये यूनरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन द कॉल बाय डैश मेथडोलॉजी अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पास टू कॉल फंक्शन। कॉल बाय वैल्यू, जब भी आप वैल्यू से मेथड को कॉल करते हैं तो आपकी जो कॉपी होती है ना वो आपके मेमोरी के फंक्शन के पास कॉल होती है। तो यहाँ पर वैल्यू जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसीडर जो है वो किया जाएगा। उसके आगे जनाब स्किप लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट, अगर आपने स्किप लिस्ट के अंदर एल एलिमेंट्स पे पहुंचना है तो विच लेवल इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स, तो कौन सा लेवल इंक्लूड होगा तमाम तर एलिमेंट्स के अंदर, तो वो 0 लेवल होगा। स्किप लिस्ट क्या होती है? स्किप लिस्ट हमारे पास बेसिक एक ऐसा एल्गोरिथम होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को एफिशिएंटली तौर पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर 0 जो होगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे स्किप लिस्ट है और इसकी जो वैल्यू है वो एस नोट है, जो होल्ड करती है की को एस के इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, कौन से ऑर्डर के मुताबिक, यानी आप एस नोट से
एस की तरफ जो है वो होल्ड कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो ये आपके पास नॉन डिक्रीजिंग है, यानी आपके पास की फंक्शन डिक्रीमेंट जो है वो नहीं हो रहा, तो नॉन डिक्रीजिंग इज द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 24, द बैलेंस फैक्टर ऑफ एन एम्प्टी एवीएल ट्री, जो बैलेंस फैक्टर होता है खाली एवीएल ट्री का, एवीएल याद रहे हमारे पास जो होता है ना ट्री, एक मिनट है, देखिए इसकी जो लॉन्गेस्ट फॉर्म है ना आपसे पेपर में वैसे पूछी जा सकती है, लेकिन ये है दिस वन, एडलेसन वेल सकी एंड लेंड दिस, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम थे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, बहरहाल सिर्फ आपको ये दिखाने का मकसद था। और इसके साथ इसकी जो हाइट है ना उसकी देख लें 1, -1 और 0, ये हाइट्स आपने याद रखनी है। मैंने आपको ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कवर करके बता दी थी, मैंने आपको शायद ज़बानी बताई थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया है। ये देखें 0, 1, 2, इसकी आपने हाइट और लेवल को याद रखना है। ये हाइट और लेवल कंफर्म मैं आपसे पेपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखें वो आपको यही बता रहा है कि आपने इसकी हाइट को, इसके बैलेंस को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो इसके आपने बैलेंस को स्टार्ट करना है 0 से, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या -1, तो बेशक हम जो है वो स्टार्टिंग या इनिशियलाइजेशन जो है वो लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये आपके पास आ गया लेवल 0, दिस वन, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन एवियल या एवियल ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक श्योर कि आपको समझ आ चुकी होगी। उसके आगे हैश फंक्शन कैन रिड्यूस सर्चिंग ऑपरेशन टू वर्ड इन इट्स बेस्ट एंड एवरेज क्लास। आपने ये बताना है कि जो हैश फंक्शन है वो रिड्यूस करता है, कम करता है सर्चिंग ऑपरेशन को, कहाँ पर, एल्गोरिदम या एल्गोरिथमेटिक टाइम के ऊपर। और ये आपके पास बेस्ट होता है किसके लिए, एवरेज केसेस के लिए। अब जो एवरेज केसेस हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप कंडीशंस देते हैं, इस तरह अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये काम कर लो, जिस तरह वाइल कंडीशन में आते हैं, फॉर लूप में आते हैं ना, तो वो आपके पास होता है। तो ये एल्गोरिथमेटिक टाइम जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे बेस केस रनिंग टाइम ऑफ सिलेक्शन थ्रोट एल्गोरिथम इज, ये भी बेसिक फार्मूला है O(n)⁻²। और याद रहे कि इसके आखिर में ब्रैकेट लाजमी है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे या ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आपको ब्रैकेट नहीं आती तो तब भी आपका जवाब जो होगा वो गलत होगा। तो इसका मेन ये वाला जवाब है, या मेन इसका जो फार्मूला है वो ये वाला है। ओके नेक्स्ट, इफ अ लिस्ट, अगर लिस्ट जो है वो कंटेन होती है 32 एलिमेंट्स के ऊपर, तो हाउ मेनी टाइम द लिस्ट मस्ट स्प्लिट ड्यूरिंग मर्ज सॉर्ट। आपने बताना है कि अगर लिस्ट जो है वो मुश्तमिल है 32 एलिमेंट्स के ऊपर, तो कितने दफ़ा जो है वो लिस्ट हमारी स्प्लिट करेगी मर्ज सॉर्ट के ऊपर। तो इसके लिए जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है वो ये है कि लॉग, उसके आगे नंबर ऑफ टोटल। अगर आपको देखें यहाँ पे 32 दिया गया ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब देखें फर्ज कर लें कि मुझे यहाँ पे 32 एलिमेंट्स दिए गए हैं, अगर आपको ये 32 एलिमेंट्स के बजाय 34 दिए जाते, 35 दिए जाते या 100 दिए जाते, तो आपने यहाँ पे 100 लिखना था। तो ये नंबर ऑफ टोटल लगेगा जिस तरह इसने फार्मूले में लगाया हुआ है 32 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, तो ये इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो बेसिक फार्मूले को याद रखिएगा, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो आपको वो आ जाएगा। ओके, व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है, इफ एक्स, अगर एफ एक्स जो है वो लीड करता है वाई को और वाई लीड करता है जेड को और एक्स जो है वो लीड करता है जेड को। बेसिकली ये जो एसोसिएटिव होता है और हम इसको CS 301 में ट्रांजिटिविटी कहते हैं, ट्रांजिटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 3 ऑपरेशन है, एक्स जो है ये डिनोट करता है किसको, वाई को, वाई आगे डिनोट करता है किसको, जेड को। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है बेसिक फंक्शंस हैं जी किसके, ट्रांजिटिव के। तो ट्रांजिटिविटी इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे रिटर्न वैल्यू, आप रिटर्न करते हैं किसी भी वैल्यू को गेट मिन, मिन का मतलब है कि आपने मिनिमम हीप में से वैल्यू को गेट करना है। मिनिमम याद रहे 0 फिर 1, इस तरह आप ऑनवर्ड चल रहे हैं। अगर आप मिन वैल्यू से गेट करते हैं वैल्यू को, ऑलवेज डैश और मैक्स हीप रूट, रूट का मतलब होता है कि आपने जो मेजर एलिमेंट्स हैं या जो मेजर डेटा है जिसको हम, अगर यहाँ पे हम जो है वो ट्री बनाते हैं, जिस तरह ये देखें मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्री बना लिया। अब इस ट्री की आगे वैल्यूज़ होती हैं। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, मैं अगर आपको एक मुकम्मल ट्री बना के दिखाऊं तो देखें ये इस तरह ट्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो इसकी वैल्यूज़ होती है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं ये रूट नोड है, इसको हम नाम देते हैं रूट का, और आखिर जो होता है ये लीफ नोड्स होते हैं। तो ये रूट होता है। अगर आप देखें इस तरह मूव कर रहे हैं ना, लीफ से आप जब रूट की तरफ जा रहे हैं, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप रूट की तरफ जाएंगे, तो रूट नोड होगा, जिसको हम पेरेंट नोड का नाम भी
देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच फार्मूला इज द बेस्ट approximation for the depth of heap when with n nodes। आपने ये बताना है कि कौन सा जो फार्मूला है वो अप्रोप्रिएट होगा, मुनासिब होगा अगर आपके पास जो हीप नोड है या जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी डेप्थ n होगी, तो वो ये वाला होगा log बेस की पावर 2 ऑफ n। दिस वन, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको ज़रूर कोई इस तरह का एक टेक्निक बता देता जिससे आपको फार्मूला याद रहे, बट ये आपको लाजमन तौर पे याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है हाइट डैश नोट बिटवीन 16 एंड 31। आपने बताना है कि अगर हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा ना तो उसके कितने नोड्स होंगे 16 और 31 के दरमियान, तो वो बेसिकली 4 नोड्स होंगे। अब इसको भी आप सिंपल बना लें ट्री इस तरह से, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्री बनाने का तरीका क्या होता है, अगर वैल्यू बड़ी होगी तो वो राइट वाली साइड पे आएगी और अगर वैल्यू छोटी होगी तो वो लेफ्ट वाली साइड पर आएगी। तो आपने बताना है कि अगर 16 और 31 जो है आपके पास नोड्स हैं तो इनके दरमियान कितने नोड्स आएंगे, तो इनके दरमियान 4 नोड्स आएंगे, तो 4 इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, गेट मेथड ऑफ लिस्ट, जो गेट मेथड है वो क्या करता है, ये वन स्टेप मेथड है, यानी अगर आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी नोड को गेट करना है ना तो आप सिर्फ सिंपल एक दफ़ा गेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक दफ़ा गेट लिखूं और मेरी लिस्ट में तमाम नंबर्स मेरे पास आ जाएं। तो गेट मेथड बेसिकली इज द मेथड दैट वी कॉल वन स्टेप मेथड, जिसको हम वन स्टेप मेथड का नाम जो है वो देते हैं। उसके आगे यूजिंग हुफमैन इनकोडिंग फॉर डेटा, अगर आपने हुफमैन इनकोडिंग को डेटा को इस्तेमाल करना है किसी भी नेटवर्क के ऊपर, अगर आप डेटा को सेंड करते हैं उसके लिए, तो क्या सबसे पहले हुफमैन इनकोडिंग स्कीम या हुफमैन इनकोडिंग डेटा होता क्या है, इससे ना हमारा डेटा कंप्रेस हो जाता है। हुफमैन इनकोडिंग हमने शायद 23 लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने डेटा को कंप्रेस करना है ना, डेटा को कंप्रेस करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो हुफमैन इनकोडिंग होती है। ये याद है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो हुफमैन इनकोडिंग टेक्निक के अंदर हम अपने डेटा को यूटिलाइज करते हैं, डेटा को इस्तेमाल करते हैं और डेटा को कंप्रेस करते हैं और हम नेटवर्क के पास भेज देते हैं और हमारा जो नेटवर्क होता है वो बड़ी आसानी से उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर लेता है। देखें, लार्ज डेटा साइज और यानी जो हमारा डेटा होता है वो लार्जर होता है और लेस ट्रांसमिशन टाइम, और उसका जो डेटा को ट्रांसमिट करने का टाइम होता है ना वो लेस होता है। अब वो लेस होता क्यों है, वो इसलिए लेस होता है क्योंकि जो हुफमैन इनकोडिंग टेक्निक है ये हमारे डेटा के साइज़ को कम कर देती है। अगर फर्ज कर लो आप कि हमारे पास जो डेटा का साइज़ है वो फॉर एग्जांपल जी जो है वो 600 MB का है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि 600 MB में अगर आप हुफमैन इनकोडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो इस टेक्निक के बाद उसका जो साइज़ होगा वो तकरीबन आप कह सकते हैं 190 120 इसके राउंड अबाउट आ जाएगा। तो आपका जब ट्रांसमिशन का टाइम इसलिए फास्ट हो जाएगा क्योंकि आपने डेटा को कंप्रेस कर दिया, डेटा को आपने जो है वो लूज़ कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कंपाइलर्स, आपने ये बताना है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है कंपाइलर का वो कौन सा है, तो वो एक्सप्रेशन ट्री है। यानी एक्सप्रेशन ट्री जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है। हमारा जो कंपाइलर होता है वो ज़्यादातर वर्क करता ही एक्सप्रेशन ट्रीज के साथ है और यानी हमारे पास जो एल्गोरिथम बना होता है, जो हमारा प्रोग्राम कंपाइल करता है वो बेसिक एल्गोरिथम बने ट्री के अंदर होता है। तो ट्री आगे जाके आप मजीद नेक्स्ट आने वाली किताबों में भी रीड आउट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ यूनियन बाय साइज, आपने ये बताना है कि इस फैक्टर में से जो यूनियन बाय साइज है उसका कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ये वाला है। मेक्स द लार्जर ट्री, आप एक लार्ज ट्री को बनाएं और उसके सब ट्री को स्मॉलर कर दें, यानी कि आपने इस तरह करना है कि स्टेबिलिटी रखनी है। अगर आपका ट्री लार्जर है ना तो उसके सब ट्री स्मॉलर नहीं होने चाहिए बल्कि इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरा नहीं ख्याल कि शायद मेरे जब से इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स आए हैं मैंने ये कभी स्टूडेंट से क्वेश्चन जो है वो पूछा और लोगों ने मुझे ये ना कहा हो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको चेंज भी कर दिया जाएगा, यानी टोटली आपने मुझसे कॉन्सेप्ट समझ लेना है, लेकिन आपको ये बात याद रहे कि आपने सिर्फ फार्मूले को याद रखना जो मैं आपको बताऊँगा। अब देखें, आप फर्ज कर लें कि आपके पास एक बाइनरी ट्री है 24, उसके इंटरनल नोड्स हैं। अब ये जो इंटरनल नोड है ना इसको हम जनरलाइज फार्मूले में n का नाम देते हैं। तो उसके एक्सटर्नल नोड्स क्या होंगे, उसके एक्सटर्नल नोड्स होंगे n+1।
अब देखिए इंटरनल उसने आपको बता दिया 24 है। अब 24 में आप फार्मूले के मुताबिक वैल्यू को अप्लाई करें 24 प्लस 1 तो आपके पास जवाब आ जाएगा 25। अब आपको कोई भी नंबर दिया गया हो ना, आपने सिंपल इस वैल्यू से फाइंड करना है। वैसे तो यही क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन अगर आप फर्ज कर लो कि यहाँ पे अमूमन 32 आता होता है आपके, तो अगर 32 आ गया तो 33 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है। तो ये बेसिक फार्मूलेज हैं या ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। अब अकॉर्डिंग